गुड आफ्टरनून। यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन के तहत हम लोगों ने बात किया था कि हमारा ब्रीदिंग क्या है, और ये भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का एल्विलाई में क्या होता है, टिश्यू में क्या होता है, और किस तरह से गैसेज हमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ्यूज होती हैं, यानी उनका डिफ्यूज़न होता है। हमने देखा था कि किस तरह से एल्विलाई के अंदर जब हमारी ऑक्सीजन आती है तो 104 जो है उसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है और वो सीधे इंटर कर जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और हमने देखा था कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर था वो 45 हो जा रहा था और एल्विलाई में हमारी जो है 40 थी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज़न हो करके वहाँ चली गई थी। तो वहाँ हमने डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस देखा था। आज हम लोग बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। आज हम बात करेंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारी एल्विलाई से जो ब्लड स्ट्रीम में आई है वो ब्लड स्ट्रीम से सेल तक या टिश्यू के सेल तक कैसे पहुंचेगी, उस जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम यह भी जानेंगे कि किस तरह से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस लंग तक पहुंचेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस आज हमारा टॉपिक होगा, इसको हम देखेंगे। और अगले टॉपिक में हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से हमारा एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी विशेष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इस बात को आज हम लोग जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि किस तरह से हमारी जो है एल्विलाई है, एल्विलाई की जो दीवारें होती हैं वो सिंपल स्क्वैमस सेल की बनी होती हैं, पतली लेयर होती है। फिर हमने बात किया था कि जो ब्लड स्ट्रीम है उसकी भी दीवारें जो हैं सिंपल स्क्वैमस सेल की बनी होती हैं, जिसे हम विशेष रूप से इंडोथीलियल एपिथेलियल सेल कहते हैं। और ये जो एल्विलाई की दीवारें हैं एपिथेलियल सेल कहते हैं, यानी सिंपल स्क्वैमस सेल की ये भी बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस सेल की वो भी बनी होती है, विशेष प्रकार की टिश्यू होती हैं, सेल की बनी होती हैं। और बीच में हमने बात किया था कि किस तरह से जो हमारी एल्विलाई की दीवारें हैं उसके बाहर एक लेयर पाई जाती है पतली सी, जिसे हम बेसमेंट लेयर कहते हैं। और हमारी जो ब्लड कैपिलरी की जो दीवार है उसके बाहर भी एक लेयर छोटी पतली सी पाई जाती है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस तीनों को बेसमेंट मेम्ब्रेन मिला करके एक हम मेम्ब्रेन मानते हैं। और वहाँ हमने बताया है पिछले लेक्चर में कि एसएसबी की बात किया था, यानी शॉर्टली हमने याद करने के लिए एसएसबी की बात किया था, सीमा सुरक्षा बल की बात किया था। मतलब ऑक्सीजन को, हमारे ऑक्सीजन को यानी एल्विलाई से ब्लड स्ट्रीम में घुसने के लिए 3 लेयरों को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें हमने देखा था स्क्वैमस एपिथेलियल सेल ऑफ द एल्विलाई और स्क्वैमस एपिथेलियल सेल ऑफ द ब्लड कैपिलरी की बात हमने किया था, जो इंडो एपिथेलियल की बनी होती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन की होती हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन आप जानते हैं कि नॉन सेलुलर होता है। तो इसके बारे में हमने बात किया था, 3 लेयर को क्रॉस करके हमारे ऑक्सीजन को प्रवेश करना है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को भी 3 लेयर क्रॉस करके एल्विलाई में पहुंचना है। तो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में बखूबी बताया है। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी ऑक्सीजन जो एल्विलाई से ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर आ गई है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा सेल तक। और हम यह भी बात करेंगे कि सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है, यानी ग्लूकोज का जो जारण हुआ है, एटीपी का जो जारण हुआ है ऑक्सीजन के कंजम्पशन, ऑक्सीजन के मिलन से, वो हमारी कैसे जो है कंजम्पशन हो करके वो कैसे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे हमारे लंग तक पहुंचेगी, इस बात को हम जानते हैं। और इसमें देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है वो हमारा है हीमोग्लोबिन। आइए देखते हैं HB।
Hb, जिसे हम हीमोग्लोबिन। देखिए, यह हीमोग्लोबिन जो है एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। यह रिस्पिरेटरी पिगमेंट किस तरह से हमारा रोल प्ले करेगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन के ही स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो देखें, जब हीमोग्लोबिन के देखते हैं तो हीमोग्लोबिन हमारा दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। इसमें दो पार्ट है, एक है हमारा हीम, ये हीम, और दूसरा पार्ट है हमारा ग्लोबिन। आइए इसको देखते हैं, ग्लोबिन। तो हीम हमारा पार्ट जो है, ये एक हीम जो हमारा पार्ट होता है, ये इसमें आयरन कंटेनिंग होता है। ये बात याद रखिएगा, आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, और ये आयरन कंटेनिंग पार्ट फेरस स्टेज में होता है। यह बात ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम देखेंगे। हीमोग्लोबिन हीम पार्ट यानी फेरस पार्ट होता है, और ग्लोबिन जो है चेन होती है, यह हमारी प्रोटीन चेन होती है। आइए देखते हैं कि ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या कैपेसिटी रखता है ऑक्सीजन को ट्रैप करने में, पकड़ने में, और किस तरह से यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रैप करेगा और मदद करेगा वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में। सबसे पहले हम हीम को देखते हैं। जो एक हीम का जो एक अणु होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीम जो होता है, उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो कैसा होता है, आइए देखते हैं। ये देखिए, हमारा Hb जो है, एक Hb का मॉलिक्यूल ये किस तरह से बना होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये चार जो है इसके अंदर आयरन पाई जाती है। ये चारों देखिए, ठीक है। एक Hb का जो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 4 आयरन के ये चीज़ें पाई जा रही हैं। इसमें यह आयरन होता है। पहली बात देखिए, यह फेरस स्टेज में होता है, अभी याद रखिएगा, ये आयरन है हमारा, ठीक है। अब देखिए, इसी आयरन से जुड़ी हुई ग्लोबिन, प्रत्येक से एक चेन ऐसे जुड़ी रहती है, ग्लोबिन चेन जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये हमारा है हीमोग्लोबिन। ये हीम है और ग्लोबिन इससे जुड़ा हुआ है। इस तरह से हमारा हो गया हीमोग्लोबिन। तो अब ये हीमोग्लोबिन जो है, अगर हम देखें तो हमने देखा कि एक अणु जो होता है हीमोग्लोबिन का, वन मॉलिक्यूल ऑफ Hb हैव कैपेसिटी टू ट्रैप 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ये बात याद रखिएगा, यानी एक Hb जो हीमोग्लोबिन होता है, यह 4 अणुओं, ऑक्सीजन के 4 अणुओं को पकड़ने की क्षमता रखता है। इसीलिए आप देखेंगे कि Hb + 4O2, यह हो जाएगा HbO2, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 मॉलिक्यूल को यह पकड़ रहा है। तो एक Hb का जो मॉलिक्यूल है, वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को पकड़ने की क्षमता रखता है। अब हम लोग बात करेंगे, यह Hb के बारे में हमने जाना कि किस तरह से हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल को O2 को पकड़ने की क्षमता रखता है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यह किस तरह से हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के कैरी करने की क्षमता क्या है, यानी कितना ऑक्सीजन ये कैरी कर सकता है। आइए थोड़ा इस बात को जानते हैं। देखिए, एक हीमोग्लोबिन को अभी हम लोगों ने जाना कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि यह हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में ऑक्सीजन ट्रांसफर कर सकता है। यह बात हम लोग आइए देखते हैं। तो देखिए, जो एक मॉलिक्यूल होता है, एक आरबीसी को भी हम देख लेते हैं। तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। एक जो हमारा आरबीसी है, वन आरबीसी, एक जो हमारा आरबीसी है, एक आरबीसी को देखिए, वन आरबीसी, आरबीसी एक कितना एक आरबीसी के अंदर अगर आप देखें तो देखेंगे 280 मिलियन 280 मिलियन एचबी होता है, यानी हीमोग्लोबिन होता है। 280 मिलियन एचबी होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कितनी क्षमता है। अब हम लोग देखेंगे कि यह हीमोग्लोबिन कितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अगर हम देखें तो 100 ग्राम अगर 100 ml ब्लड अगर हम ले लें तो 100 ml ब्लड जो है कितना ऑक्सीजन को कैरी यानी कर सकता है। यानी 100 ml ब्लड इजकल टू हम लिख सकते हैं कि 15 ग्राम एचबी को धारण करता है। यानी 100 ml अगर ब्लड है, ब्लड की मात्रा अगर 100 ml ले लिया जाए तो उसमें हम क्या देखते हैं कि 15 ग्राम एचबी यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन, एक एचबी का जो मॉलिक्यूल है, यह ऑक्सीजन को कितनी ज़्यादा मात्रा में ट्रैप कर सकता है, आइए इस बात को जानते हैं। यानी 1.34 O2 यानी ऑक्सीजन को ये कैरी कर सकता है। तो अगर हम 15 ग्राम एचबी की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, 15 गुणे 1.34 यानी O2। तो 15 चौको 60 के शून्य हासिल 6, 15 3 45, 5 50 51 करिए हासिल 5, 15 करें 15 5 20, यानी हमको क्या मिला। यानी हम देख रहे हैं कि एक एचबी मॉलिक्यूल के पास इतनी क्षमता है कि वह 20 ml ऑक्सीजन को आसानी से कैरी कर लेगा। तो ये बात हम लोगों ने जाना कि किस तरह से एचबी जो है हमारा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ऑक्सीजन के कैरी में। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। हम जानते हैं कि यह हमारी एल्विलाई है, ठीक है। एल्विलाई की ये दीवारें हैं भाई। अच्छा, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरी है। अब होना क्या है, यह जो हमारी एल्विलाई है, जो इसकी दीवारें सिंपल स्क्वैमस सेल से बनी हुई हैं, इनसे अब ऑक्सीजन को इसके अंदर आना है। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया है
कि ऑक्सीजन जब हमारे एल्विलाई में प्रवेश करती है तो इसका पार्शियल प्रेशर 104 होता है mmHg। तो और यहाँ चूंकि ऑक्सीजन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, पिछले लेक्चर में हमने बताया है यह क्या है, DOB है, यानी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के माध्यम से यह ब्लड जो है हमारे राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है भाई, अधिक है। और पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि इसकी मात्रा मैक्सिमम क्या होगी, 45 होगी, mmHg होगी। पहली बात, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसकी तुलना में। तो अब ऑक्सीजन का इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इस बात को हम लोग जानते हैं। तो अभी हमने हीमोग्लोबिन की बात की कि हीमोग्लोबिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है गैस के ट्रांसपोर्टेशन में, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल प्ले करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल प्ले करेगा। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन को रिस्पिरेटरी पिगमेंट के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन ऐसा क्यों कर रहा है, आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। हीमोग्लोबिन के सामने समस्या है, देखिए समस्या क्या है। हीमोग्लोबिन, इसको ध्यान से देखिए, यह है HB। हीमोग्लोबिन का क्या है भाई देखने में, HB, आप देखिए HB दिख रहा है। तो अब इसकी दो चीज़ें इसके साथ, इसके दो रिश्तेदार इसके साथ लगे हुए हैं और दोनों एक तरफ बंधन में हैं। अभी उसको हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये H जो है, एक इसका होगा हमारा हाइड्रोजन आयन और दूसरा हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है HB के लिए। तो H से देखिए, H यहाँ भी है H आयन, यानी हीमोग्लोबिन की ये H जो है, जो H से कंबाइंड दिख रही है, ये इसकी सपोज कर लीजिए इसकी बहन है, सिस्टर है ये, ठीक है, और ये इसकी मदर है। हीमोग्लोबिन की मजबूरी समझिएगा, बिल्कुल कहानी की तरह इसको आगे ले चल रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन की माँ और बहन दोनों जो है वो किसके पास है, ये है जो हमारी सेल है उसके पास है। यहाँ इस सेल ने इसको ट्रैप कर रखा है, जो टिश्यू की सेल है इसमें ये दोनों ट्रैप हैं, यानी इसकी माँ और बहन दोनों ट्रैप हैं, कैदी बना के इसने रखा है। और इसकी शर्त है कि तुम मेरी जो प्रियतम है ऑक्सीजन, तुम उसे ले आओ मेरे पास, पकड़ के ले आओ, और जब मेरे पास लाओगे मुझे हैंडओवर कर दोगे, तब मैं हाइड्रोजन को, आयन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी तुम्हारी माँ और बहन को यहाँ से छोड़ दूंगा। तो ये मजबूरी है HB की कि वो ऑक्सीजन को ट्रैप करे और ला करके सेल तक पहुँचाए, यानी सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसके अंदर जो ग्लूकोज है उससे, यानी ग्लूकोज का जारण नहीं होगा और ATP नहीं बनेगी और ये सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसकी मजबूरी ये है कि इसको ऑक्सीजन चाहिए और इसकी मजबूरी है कि ये अपनी, यानी हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड आयन को यहाँ से रिलीज कराए। तो हम लोग इसको बिल्कुल कहानी की तरह से समझेंगे, देखेंगे कि ये घटनाएं कैसे घटित होती हैं। तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। O2 की बात हम करते हैं कि O2 हमारी कैसे, इसका O2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा, इस बात को आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम देख रहे हैं कि इस एल्विलाई के अंदर हमारी ऑक्सीजन की मात्रा जैसे ही बढ़ जाती है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, अब यह ऑक्सीजन जो है इस ब्लड स्ट्रीम में आती है। तो जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आती है, तो मैंने अभी बताया कि इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर RBC पाई जाती हैं। अब हम लेते हैं सीधे RBC को यहाँ बनाते हैं। अब देखिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक RBC को हम लेते हैं।
और देखते हैं कि कैसे यह आरबीसी जो है लेके चलेगी ऑक्सीजन को। आइए देखते हैं। तो सपोज कर लीजिए ये हमारा आरबीसी का है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक हम आरबीसी को बना रहे हैं। ये हमारी क्या है, आरबीसी है। एक आरबीसी की बात मैं कर रहा हूँ और मैंने अभी बताया कि 280 मिलियन एचबी हीमोग्लोबिन इसके अंदर पाई जाती है। अब हम सपोज कर लीजिए कि हमारी आरबीसी है और ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा है। और आप जानते हो कि हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल्स में ये ब्लड प्लाज्मा है और ये हमारी क्या है, आरबीसी है। अब इस आरबीसी के अंदर कौन बैठा है भाई, हीमोग्लोबिन बैठा है। आरबीसी के अंदर कौन बैठा है, हीमोग्लोबिन बैठा है और ये हमारी ब्लड प्लाज्मा है। अब जब ये ऑक्सीजन जैसे ही ये इंटर करती है O2, ये O2 जैसे इंटर करती है तो O2 को आप जानते हैं कि O2 की क्षमता क्या है, ऑक्सीजन यानी ज्वलनशील, जलने में सहायता करती है। यानी एक तरह से आग है, एक तरह से चिंगारी है। इसी से तो ग्लूकोज का जारण होगा। यानी यही वो आग है जो ग्लूकोज के जारण में मदद करेगी और एटीपी का निर्माण होगा। तो जैसे ही O2 जो है ये आग वाली है यानी इंटर करती है, तो अब इसके सामने दो रास्ते हैं। इसको, ये हमारी सेल है, इसका प्रीतम यहाँ है, सेल में है। ऑक्सीजन का प्रीतम कौन है, सेल में है और ये इसको यहाँ तक पहुँचना है। तो किसी को कहीं से कहीं पहुँचना हो तो भाई कोई तो साधन चाहिए, या तो हवाई जहाज़ से उड़ को जाओ या स्टीमर से या नाव से या पानी से, जैसे भी हो। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक तरह से क्या है, पानी है। और हमने बात बताया था कि जो हमारी ब्लड होती है उसमें दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक हमने बताया था, प्लाज्मा की बात किया था, ठीक है, प्लाज्मा की बात किया था भाई। और दूसरा हमने ब्लड कार्पोसेल्स की बात किया था, यानी जिसमें हम ब्लड कार्पोसेल्स में WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स, इन सब की बात किया था। इसके पहले ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने इस चीज़ को बखूबी समझाया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देखें। तो होगा क्या, अब ये जब इसके अंदर इंटर कर रही है तो ये ऑक्सीजन हमारी एक गैस है। आप जानते हो कि जब ये प्लाज्मा के अंदर, ये हमारा क्या है भाई, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में जब आती है, और ये हमारी एचबी को आप समझ लो कि एक बोट है या स्टीमर, इसको समझ लो, स्टीमर समझ लो भाई। ये हमारी क्या है, स्टीमर है। अब क्या हुआ, ये प्लाज्मा है हमारी, ये हमारी स्टीमर है। अब ये ऑक्सीजन रूपी जो सुंदरियां हैं, जिसके अंदर आग है एक तरह से, वो इंटर जब कर रही हैं इसमें, और इनको जा कर के इस सेल से मिलना है, तो ये प्लाज्मा हमारी, अब ये प्लाज्मा भी का रास्ता खुला हुआ है और स्टीमर का रास्ता भी खुला हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है यह गैस है और प्लाज्मा एक तरह से लिक्विड है। तो गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो काफ़ी कम है, यानी यह ज़्यादा घुलनशील नहीं है। इसीलिए बहुत कम मात्रा में इसके अंदर जो है ये ऑक्सीजन डिज़ाल्व होगी, बहुत कम मात्रा में डिज़ाल्व होगी। तो आइए देखते हैं कितनी मात्रा में ये होती है इसके अंदर। आप ये ओनली 3%, ये क्या होगा, ओनली 3% जो है प्लाज्मा के अंदर जा कर के यह डिज़ाल्व हो जाएगी। यानी वो रास्ता चुनेंगी ऑक्सीजन। 3% इस प्लाज्मा के अंदर सोचेंगे कि चलो यार हमें इसी की सहायता से चलनी है। दूसरी जो 97% होंगी वो क्या होंगी, यहाँ स्टीमर लगा हुआ है, तो ये ज़्यादातर की चॉइस यही होगी कि फटाफट स्टीमर के अंदर बैठो और इसके माध्यम से सवारी तय करते हुए यहाँ तक पहुँच जाओ। तो ये ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में 3% ऑक्सीजन घुल जाती है और प्लाज्मा के थ्रू वो धीरे धीरे ट्रैवल करके इस सेल तक पहुंचने की कोशिश करती है। और 97% जो है ये ऑक्सीजन इस स्टीमर में बैठती है। तो ये 97% जैसे ही बैठती है, तो अभी हमने क्या बताया
कि हीमोग्लोबिन इसके अंदर बैठा हुआ है, ये तो इंतज़ार कर ही रहा है कि ऑक्सीजन जैसे ही एंट्री करे तो मैं उसको ट्रैप करूं और ट्रैप करके ला करके सेल को दूं, क्योंकि सेल को जब तक ये ऑक्सीजन को ला करके हैंडओवर करेगा नहीं तब तक यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रूपी जो इसकी माँ है और हाइड्रोजन रूपी जो इसकी बहन है यहाँ ट्रैप है, ये इनको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए अब ये हीमोग्लोबिन बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ है कि जैसे ही ऑक्सीजन इंटर करे हम इसको ट्रैप कर लें। अब देखिए 97% ऑक्सीजन जैसे ही इसके अंदर एंट्री करती है तो अब होता क्या है इस चीज़ को देखें। अभी हमने बताया कि ये हीमोग्लोबिन जो है ये तुरंत एक हीमोग्लोबिन का ये हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ये एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। और इस ट्रैप कैसे करेगा, आयरन इसके अंदर हीम वाले पोर्शन से ही ये ऑक्सीजन कंबाइन करती है, इसीलिए बन जाता है यानी Hb+O2 यानी बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है यानी ऑक्सीजन जो है ग्लोबिन के साथ, विशेष रूप से आयरन के साथ, आयरन का मतलब होता है लोहा, समझते ही हैं। तो H से आप ये भी याद रखो, आयरन यानी हीम पार्ट से, ग्लोबिन पार्ट से नहीं, ऑक्सीजन जो है हीम पार्ट से कंबाइन करती है, यानी H से आप समझ जाओ हिम्मत वाला। तो इस आग रूपी सुंदरियों को कौन पकड़ेगा, हिम्मत वाला ही तो पकड़ेगा। तो यह हिम्मत वाला जो है इसको पकड़ता है, यानी हीम पार्ट के आयरन से ऑक्सीजन हमारी जुड़ जाती है, इसीलिए इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब देखिए ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जब जुड़ गई तो ये कंबाइंड हो गई। अब ये स्टीमर चलना शुरू किया बड़े तेजी के साथ, और ये तेजी के साथ पहुंचता है टिश्यू तक। अब ये प्लाज्मा के अंदर जो 3% कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है घुली हुई है, वह भी जो है धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ये प्लाज्मा की ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचेगी तो ये स्वतंत्र है, इसको किसी हीम ने नहीं पकड़ा है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये ऑक्सीजन तुरंत इस सेल को मिल जाती है। तो यहाँ लेकिन अब ये तो बहुत कम है भाई, 3% है जो प्लाज्मा के अंदर घुली हुई है, तो इस ऑक्सीजन से तो इसका काम होना नहीं है, ऊँट के मुँह में जीरा की बात है। मैक्सिमम ऑक्सीजन तो 97% जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है। अब ये ऑक्सीजन इसको कैसे देगा, जब तक ये इसको देगा नहीं तब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो H आयन है वो ये सेल इसको छोड़ेगी नहीं। तो अब इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर होंगे जो हीमोग्लोबिन को बोलेंगे कि यार तुम छोड़ दो इस ऑक्सीजन को, ताकि इस सेल को मिल जाए। और सेल को जैसे ही मिल जाएगी तो वो सेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को और H आयन को, जो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड इसकी माँ और H आयन जो इसकी बहन है, इनको छोड़ देगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो अब कैसे होगा। तो ये रहा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात हमने किया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है वो कैसे हमारे इस ब्लड स्ट्रीम में आएगी और वहाँ से कैसे इस एल्विलाई के अंदर आएगी। आइए इस बात को हम लोग देखते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हम बात कर रहे हैं अब CO2 की बात करते हैं। आइए देखते हैं CO2 का क्या होता है भाई। CO2 आइए देखते हैं, CO2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 कैसे होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन ने किस तरह से हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड किया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके वह सेल तक पहुंचा, और सेल को ऑक्सीजन अब वो हैंडओवर करने वाला है, और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिलीजिंग वहाँ से होने वाली है।
तो आइए देखते हैं अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होगी या ऑक्सीजन कैसे उनको प्राप्त होगी सेल को, क्योंकि सेल परेशान है ऑक्सीजन के लिए और ये छुड़ाना चाहता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को। अब देखिए क्या होता है, तीन चीज़ें जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में महत्वपूर्ण तीन बातें हैं, तो किन किन रूपों में ये होता है आइए देखते हैं। इसमें पहला जो होगा 23%, 23% क्या करेगी, देखिए 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हीमोग्लोबिन से मिलेगी। ठीक है, वहाँ से जब वो छोड़ेगा तो हीमोग्लोबिन से मिलेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जब ये हीमोग्लोबिन से मिलेगी तो बनेगा क्या, कार्बामीनो, याद रखिएगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाएगी। ठीक, ये काम होगा। 23% का ये हाल है। और क्या होगा, दूसरा जो होगा 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी भाई, 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी से मिल जाएगी, यानी CO2 प्लस H2O, ये पानी से मिल करके H2CO3 बनाएगी। ठीक है, तो H2CO3 बनाएगी और यह H2CO3 जो है पुनः ये जा करके टूटेगा, ये Ca यानी कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में यह जा करके टूट जाएगा H आयन में और प्लस HCO3 माइनस आयन में ये टूटेगा। इस बात को हम लोग देखेंगे। तो ये 70% की कहानी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की यह होनी है। और तीसरी बात हमारी होगी कि 7% जो है CO2 क्या होगी, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, प्लाज्मा में। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि हम मोटा मोटा अगर देखें तो 77% जो है, ये 77% क्या हो रहा है, 77% जो है यहाँ प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रही है। और ऑक्सीजन के केस में हमने देखा था कि ओनली 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही थी प्लाज्मा में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 77% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो रही है प्लाज्मा के अंदर। और जो रिमेनिंग है यानी 23% ही जो है जो हीमोग्लोबिन है उससे कंबाइन करके कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कहानी है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये सब होता कैसे है, यानी कैसे जो है ये हमारी एल्विलाई से जो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँची है और ऑक्सीजन के बदले कैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होता है, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये हमारी क्या है, एल्वियोलाई है। ठीक है भाई, एल्वियोलाई की दीवारें हैं और ये हमारा क्या है, ये आप सोच लीजिए ये हमारी क्या है, ये सेल है। ठीक, अब ये जब सेल के पास ये हमारी ये प्लाज्मा है, ये क्या है, ये मान लीजिए ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी के माध्यम से ये प्लाज्मा है और इसके अंदर हमारी आरबीसी है। ये क्या है भाई, आरबीसी। चलिए ये आरबीसी है। अभी हमने देखा क्या कि ये आरबीसी के अंदर प्लाज्मा के अंदर जो ऑक्सीजन ये 104 रही है, तो ऑक्सीजन की एंट्री इसके अंदर हो गई है O2 की, और हम लोगों ने देखा कि 3% जो है डिसॉल्व होकर के इस प्लाज्मा के अंदर है भाई, और 97% क्या हो गई है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ HbO2 यानी हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो कंबाइन कर गई है।
अब ये ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन ने पकड़ रखा है ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन इस सेल को ट्रांसफ़र होनी है, क्योंकि यह सेल बहुत परेशान है ऑक्सीजन के बगैर। ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगी तो इसके अंदर जो ग्लूकोज है उसका जारण नहीं होगा और इसको ATP नहीं मिलेगा और ये सेल मर जाएगी। तो ये परेशान है इस O2 के लिए, और HB जो है इसको O2 को, ये जो सुंदरियाँ इसकी इससे मिलना चाहती हैं उनको ये ट्रैप करके रखा है, क्योंकि इसकी मजबूरी है कि जब तक तुम हमारी माँ और बहन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन को छोड़ोगे नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब देखिए होता क्या है, ये जो सेल है हमारी, इस सेल के अंदर जो भर भर के, क्योंकि इसने जो है ग्लूकोज का जारण किया है और ऑक्सीजन का कंजम्पशन किया है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गई है। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड इधर जानी है। तो अभी मैंने पहली बात क्या बताया कि पहले सबसे पहला क्या हो रहा है, यहाँ से सबसे पहला काम ये हो रहा है कि ये फर्स्ट रिएक्शन ये हो रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जा रही है। तो ये बन जा रहा है कार्बा बन क्या गया, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। तो ये कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन यानी RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे जाकर के यह कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिली भाई? ओनली 23%। 23% कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, इस हीमोग्लोबिन से जाकर के मिल गई। तो जब ये हीमोग्लोबिन से जाकर के मिली है यहाँ पे, तो अब ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जो है इससे मिल जाएगा, HbCO2 बनाएगा, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बना रहा है। तो अब यह जब इसके साथ जुड़ गया तो ये बंधन कमज़ोर हो गया, यानी इसने एक ऑक्सीजन को, सपोज कर लीजिए 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़े हैं भाई। तो इसने क्या किया, ये हीमोग्लोबिन जो है 4 को जो पकड़ा हुआ है, तो अब यहाँ मान लीजिए इसमें ग्लोबिन चेन भी लगे हुए हैं। तो अब क्या होगा, ये ग्लोबिन चेन जो है, ध्यान दीजिए, इसके साथ तो ग्लोबिन चेन लगे हुए हैं, ये ग्लोबिन चेन लगे हुए हैं। तो अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी, ये छोड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन है इससे जाकर के जुड़ जाएंगी। तो जब जुड़ जाएंगी तो अब ये HB जो है इस ऑक्सीजन को एक को छोड़ देगा। तो इस तरह से ये 3% तो यहाँ ऑक्सीजन मिल ही गई इसको, 3% ये प्लाज्मा में जो घुली हुई है ऑक्सीजन वो डायरेक्ट मिल गई इसको। अब क्या हुआ, ये जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गई है तो ये फिर जा करके इससे कंबाइन किया है, तो यहाँ जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फिर चलिए यहाँ पे, ये फिर ऑक्सीजन इसको मिल गई सेल को, ठीक है। तो सेल को पुनः ऑक्सीजन मिल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, अभी भी जो है 23% तो वहाँ हुआ, अब 70%, अब 23% वहाँ हुआ, और प्लाज्मा के अंदर जो रिमेनिंग है इसके अंदर 3%, ये हम देख रहे हैं कि 23% क्या किया इसने, हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ये बना लिया, और जो बाकी है वो कितनी परसेंट है, 7%। ये 7% जो है इस प्लाज्मा से मिल गई। तो प्लाज्मा के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड 7% आ गई, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गई भाई, 23% हीमोग्लोबिन से मिल गई। तो इसके जुड़ने से कुछ ऑक्सीजन यहाँ इसको मिल गया, लेकिन अभी भी मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के ही कब्जे में है, क्योंकि पूरी तरह से ये जब तक इसको हैंडओवर करेगा नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं। अब देखिए होता क्या है, जो रिमेनिंग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अब उसका क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। अब रिमेनिंग का देखते हैं। अब देखिए रिमेनिंग जो 70% है वो कार्बन मतलब मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी 3%, हम लोग देखा 23% तो हीमोग्लोबिन से मिल गई, और 7% प्लाज्मा मिल गई, और 70% अब क्या करेगी, ये आके इसके अंदर जो प्लाज्मा के अंदर पानी है उससे मिलती है। तो देखिए क्या रिएक्शन होता है, ये होता है CO2 और प्लस CO2 है, और प्लस क्या है भाई, यहाँ देखिए H2O, यानी CO2 अब किससे मिल गई, पानी से मिल गई। ये हमारी CO2 किससे मिल गई,
पानी से मिली, तो ये जैसे ही पानी से मिलती है तो ये बनता क्या है, इस चीज़ को देखिए, ये बनता है H2CO3, H2CO3 बनता है। और H2CO3 ये Ca यानी कार्बोक्सी एनहाइड्रेस के उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है, Ca की उपस्थिति में ये टूट जाता है H प्लस और HCO3 आयन में टूट जाता है। अब जैसे ही ये टूटा तो अब बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि H आयन ज़्यादा हो गए, तो H आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर pH वैल्यू डिस्टर्ब होगी। तो इसके लिए अब क्या करता है, यही हीमोग्लोबिन, अब इस H हीमोग्लोबिन का जो ये है, हीमोग्लोबिन के ये H आयन जो है निकल करके इस हीमोग्लोबिन चेन से पुनः जा करके जुड़ जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इस हीमोग्लोबिन से जुड़ गई और हाइड्रोजन आयन भी जुड़ गया, यानी हीमोग्लोबिन की इसकी माँ यानी कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी बहन यानी हाइड्रोजन, ये दोनों प्राप्त हो गई हैं। तो अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज करता है, क्योंकि शर्त तो यही है भाई कि तुम कार्बन यानी मेरी माँ और बहन को छोड़ो, मैं तुम्हारी प्रियतम को छोड़ूंगा। तो यहाँ से अब ये ऑक्सीजन ये रिलीज करता है और ये ऑक्सीजन इसको मिल जाती है। अब हम देख रहे हैं कि H आयन जो ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं ये जा कर के यहाँ जुड़ते चले जाते हैं, तो यानी हीमोग्लोबिन से जुड़ रहे हैं। इसी के कारण यानी इनके पावर को, इनके कंसंट्रेशन को यह मिनिमाइज कर रहा है। इसीलिए याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट एज बफर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट एज बफर, यानी यहाँ पे हीमोग्लोबिन हमारा बफर के रूप में काम करता है। तो ये रहा हीमोग्लोबिन का रोल। अब हम लोग देखते हैं यह HCO3 जो ज़्यादा उत्पन्न हो गई है, अब इसका क्या करें भाई। तो ये देखिए, यह CO3 ये निकल जाती है, इसकी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यह इसके माध्यम से निकल जाती है प्लाज्मा के अंदर। HCO3 ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर निकल जाती है और हम लोग देखेंगे कि ये कैसे ब्लड प्लाज्मा से हमारे लंग को जाएगी और वहाँ पे इसका क्या होगा। तो यह CO3 यानी माइनस आयन यहाँ से निकल गया, तो इस तरह से तो बड़ी गलत बात हो जाएगी भाई, प्लस आयन तो इधर कंज्यूम हो गया और माइनस इधर निकल गया, तो ये माइनस और प्लस यानी आयनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए अब बाहर से ये क्लोराइड आयन यानी एक नेगेटिव आयन Cl माइनस आयन इसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्लोराइड शिफ्ट। और इस घटना को, क्लोराइड जो शिफ्ट की घटना है, इसको दिया था हैम्बर्ग ने, तो इसीलिए हैम्बर्ग इफेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। हैम्बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, ये भी याद रखिएगा, ये क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर इफेक्ट। तो हैम्बर्गर इफेक्ट कहते हैं इसको। तो ये रहा हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट गैस का ट्रांसपोर्टेशन, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे एल्विलाई से लेकर के सेल तक हुआ हीमोग्लोबिन की मदद से, ये बात हमने जाना। और किस तरह से हमने देखा कि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई, क्योंकि उसकी वो गैस है और उसमें कम घुलती है, पार्शियल प्रेशर उसका सॉल्युबिलिटी कम है। और दूसरी बात हमने देखा कि 97% ने क्या रास्ता चुना, अच्छा रास्ता चुना, यानी स्टीमर को पकड़ लिया, उसमें हीमोग्लोबिन रहा, उसने ऑक्सीजन को ट्रैप किया और उनको ला करके सेल तक पहुंचाया। ये कहानी हमने देखी। और कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी हमने देखा कि किस तरह से सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई हैं वो 3 पार्ट में कैसे विभक्त हो गई। यानी हमने ये देखा कि हमारी प्लाज्मा के तहत जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ाल्व हुई और वो डिज़ाल्व होकर के पुनः जो है ये एल्विलाई तक पहुंची, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 45 है तो इसके अंदर 40 है।
तो ये 45 से 40 की तरफ ये इसका हो जाएगा एल्विलाई के अंदर। और हमने ये देखा कि यहाँ हीमोग्लोबिन भी रोल प्ले कर रहा है, यानी 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल जा रही है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः यहाँ ला करके एल्विलाई तक पहुँचाई जा रही है। और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रही है, पानी के साथ मिल रही है, और ये H2CO3 में बन रही है, और यहाँ पे H आयन और CO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में यह टूट रहा है। और यह टूट करके हम देख रहे हैं Ca एंजाइम की उपस्थिति में यह रिवर्सफुल रिएक्शन है, यानी H2CO3 टूटेगी H प्लस CO3 में, और यह पुनः इसी एंजाइम की मदद से ये पुनः H2 यानी H2CO3 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें हमने देखा कि किस तरह से ये आयन जो यादें हो जा रहे हैं उनको पकड़ करके हीमोग्लोबिन उनके कंसंट्रेशन को मिनिमाइज कर रहा है और एक्ट एज ए बफर का काम कर रहा है। तो ये रहा हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके बारे में हमने बात की। कमिंग लेक्चर हमारा होगा सेलुलर रिस्पिरेशन। हम देखेंगे कि सेल के अंदर वो हमारी ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन कैसे छोड़ेगा, कौन कौन सी, ऐसे आसानी से तो छोड़ेगा नहीं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो इस ऑक्सीजन को इसको छोड़ने के लिए विवश करेंगी, और कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ेगा इधर के लिए। और अगले कमिंग लेक्चर में हम लोग इसी कहानी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट हमारे काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं, उसको कैसे डिसाइड करते हैं, इसको हम जानेंगे। और कई तरह की चीज़ों को अगले कमिंग लेक्चर में हम जानेंगे। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक। कमिंग लेक्चर के लिए आप वेट करें। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।